सो विद रिस्पेक्ट टू द Bjorken स्केलिंग की हम बेटा डेफिनेशंस लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास लार्ज मोमेंटम ट्रांसफर की हम यहाँ पे बात करें और एक्स को फिक्स कर दें, तो उस केस में हमारे पास जो स्ट्रक्चर फंक्शन रहेंगे दे विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी मास स्क्वायर, तो या मोमेंटम क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर वाला फैक्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, इसकी डिपेंडेंस यहीं पे खत्म हो जाएगी। सो द डायमेंशनलेस स्ट्रक्चर बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ एनी मास स्केल, तो ये वाला फैक्टर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी स्ट्रक्चरल डेफिनेशन यहाँ पे पता चल जाती है। दीज आर कॉल्ड स्केलिंग फंक्शंस। एक्सपेरिमेंटली Bjorken स्केलिंग हैज बीन seems to be obtained for rather modest value, तो जो मोमेंटम ट्रांसफर है कितनी रेंज के बाद, कितनी वैल्यू के बाद आपका जो स्केलिंग एग्जिस्ट करती है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 GeV पर स्क्वायर इन द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग के केस में हम यहाँ पे पहुंच सके हैं। उसके बाद आ जाती है बेटा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या गया है, तो जो स्ट्रक्चर फंक्शन है हैज बीन नोन टू फॉल रैपिडली एज ए फंक्शन ऑफ क्यू के, तो जो मोमेंटम ट्रांसफर स्क्वायर है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर फंक्शन रैपिडली फॉल करने चाहिए, रिफ्लेक्टिंग द फाइनाइट साइज ऑफ द न्यूक्लियन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। Therefore, the general expectation for deep inelastic scattering cross section तो जो डीप इनलास्टिक स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है जो हम देखते हैं कि आपके पास जो स्ट्रक्चर फंक्शन वर्सेस मोमेंटम ट्रांसफर का फंक्शन आता है, दैट शुड हैपन टू बी लाइक दिस, तो आपके पास डीप फॉल होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन अगर आपके पास एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये वाला फाइनाइट साइज आता है, तो इस ऐसी चीजें दिखनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर है तो आपके पास डिपेंडेंस जो है वो डिपेंडेंसी शार्प फॉल नहीं रहेगा, रादर देन आपके पास moderate fall रहेगा। So general expectation for before the measurement was that it would also be a fast falling function of q square. Bjorken scaling proposition expressed as q independence of right hand side of the equation 6 would contradict this। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 जो लिखी हुई है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है, मतलब यहाँ पे स्केलिंग वाला काम खत्म हो जाता है। So it would imply that the nucleon target application, nucleon targets act as a collection of point-like particles or constituents when probe at very high energies in the deep inelastic scattering। तो जब हम deep inelastic scattering की बात करते हैं तो हमारे पास जो probe रहती है, probe जो हमारे पास रहती है that is highly energetic, तो उस केस में हमारे पास क्या रहेगा कि हमारे पास जो प्रोटॉन की इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो वहां पे कलेक्शन ऑफ पॉइंट लाइक पार्टिकल की जो हमें उसे दिखने लग जाते हैं, तो उस केस में हमारे पास पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर के केस में implied that in the large momentum transfer limit on the left hand side of the equation 6, तो जो लार्ज मोमेंटम ट्रांसफर मतलब हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल जब हम इसके ऊपर शूट करते हैं तो ये वहां पे क्या रहेगा बेटा, उसको वेव इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर दिखने लग जाएगी, तो पॉइंट लाइक कंस्टिट्यूएंट्स को दिखने लग जाएंगे। तो पॉसिबल एग्जिस्टेंस ऑफ सच पॉइंट लाइक पार्टिकल्स और कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ हेड्रॉन्स वाज आल्सो प्रपोज्ड बाय फेनमैन फ्रॉम ए डिफरेंट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। तो सेम काम किया गया था बाय Bjorken ने पार्टन मॉडल को डिस्कस किया था, लेकिन फेनमैन ने जो एंड ही गेव द नेम एज पार्टन, तो फेनमैन ने जब ये वाला पार्टन का मॉडल दिया हुआ था, फेनमैन ने भी प्रेडिक्ट किया था, साइमल्टेनियसली Bjorken ने भी प्रेडिक्ट किया था, दोनों ने अलग अलग नाम लिखे थे इन दोनों के, ठीक है जी। सो वेल किसी ने एक ने क्वार्क बोल दिया था, एक ने पार्टन बोल दिया था, वो भी हम लेटर ऑन स्टेज में देखेंगे। तो क्वार्क वाला नाम वहां से आता है। सो वेल नोन स्लैक MIT जो MIT यूएस में है, उसे एक्सपेरिमेंट ऑन DIS डीप इलास्टिक स्कैटरिंग कैरिड आउट एट द स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सेलेरेटर सेंटर, स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सेलेरेटर सेंटर स्लैक को नाम है बेटा, तो एट अबाउट द सेम टाइम एज द थ्योरेटिकल प्रपोजल ऑफ स्केलिंग डिस्कवरी एट दैट द मेजरमेंट ऑफ डीप इलास्टिक स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इंडीड एग्जिबिट द अप्रॉक्सीमेट स्केलिंग बिहेवियर ऑफ इक्वेशंस। तो मतलब कि एट दैट टाइम जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली थ्योरेटिकल प्रपोज किया था, सेम टाइम के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह परफॉर्म किए गए थे एंड बोथ वर फाउंड टू बी एट पार, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है और जो थ्योरेटिकल प्रेडिक्शंस है ऑलमोस्ट मैच कर रही हैं। तो इसमें फिगर कैसी आ रही है आपको फिगर देखने के पता चल जाएगा। तो ये वाली फिगर्स है बेटा, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपके पास फाइनाइट प्रोटॉन आता है तो फाइनाइट प्रोटॉन की कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास ऐसी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करनी चाहिए कि क्रॉस सेक्शन रैपिडली फॉल करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द मोमेंटम ट्रांसफर, बिकॉज जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग उसको दिखना कम हो जाएगा, आपकी जो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर दिखेगी, अगर उसकी एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन है तो बहुत जल्दी वो क्रॉस सेक्शन फॉल करेगा। जैसे बुलेट फायर करेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो बुलेट के थ्रू ही पास हो जाएगा, जस्ट लाइक बॉल के थ्रू पास हो जाता है। तो अल्टीमेटली फाइनाइट साइज के कॉरेस्पॉन्डिंग क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा कम रहेगा। अगर उसको स्पीड कम रहेगी, मोमेंटम ट्रांसफर कम रहेगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी कम है तो वो क्रॉस सेक्शन ज्यादा दिखाएगा। तो जस्ट लाइक न्यूट्रॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग थर्मल न्यूट्रॉन हो गया, फास्ट न्यूट्रॉन हो गया, वैसी एनालॉजी आप वहां पे लेके चल सकते हैं। तो मॉड क्रॉस सेक्शन आपको पता है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, इलास्टिक स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, तो वहां पे आपके पास अगर आपके पास पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर आ जाती है मॉड स्कैटरिंग, तो दिस इज टाइप ऑफ द पॉइंट स्कैटरिंग।
तो पॉइंट लाइक अगर आपके पास पार्टिकल है तो वो उसकी जो स्कैटरिंग है वो उसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, तो मॉड स्कैटरिंग जो है ऑलमोस्ट सेम पे कांस्टेंट सा बिहेवियर शो करेगी विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम ट्रांसफर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज फाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है तो वहां पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है जी, तो क्यू स्केयर जो है अगर मोमेंटम ट्रांसफर के कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्मा बाय सिग्मा मॉड प्लॉट करेंगे तो आपके पास ऐसी स्ट्रक्चर आ जाती है। अगर आपके पास एनर्जी कम है तो डिफरेंट बिहेवियर आएगा, तो स्टीप स्टीप होता जाएगा जैसे जैसे आप इसको आपके पास एनर्जी को आप बढ़ाते जाएंगे जो ट्रांसफर है इनवेरिएंट मास के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये इनलास्टिक लिमिट है, इनलास्टिक के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास रिजल्ट जो है स्टीप होते जाएंगे। तो इसको हम भी हम यहीं पे भी इलैबोरेट कर सकते हैं। तो फिगर शोज दैट सम अर्ली रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट डीप इन इलास्टिक स्कैटरिंग डाटा पॉइंट्स एट 3 डिफरेंट सेंटर ऑफ मास एनर्जी। तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट सेंटर ऑफ मास एनर्जी दे रखी है, 2 3 एंड 3.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे एनर्जीज दे रखी है। Connected by lines to guide the eye are plotted against the variable q square for momentum transfer का square है। The approximately q dependence behavior is in sharp contrast to the fast fall of the elastic form factor shown in the same plot for the comparison। तो मैंने आपको दिखा रखा है मेरा इलास्टिक लिमिट जो है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास इलास्टिक लिमिट के कॉरेस्पॉन्डिंग स्टीप फॉल होना चाहिए, लेकिन स्टीप फॉल के कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है इलास्टिक लिमिट है। यहाँ पे आपका जो डाटा आ रहा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन आ रही है, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसको। तो चाहे आपका मोमेंटम ट्रांसफर के कॉरेस्पॉन्डिंग ज्यादा हो रहा है, यदि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज के ऊपर भी सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो ज्यादा अप्रोक्सीमेट बिहेवियर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो रिजल्ट्स ऑफ द स्लैक एक्सपेरिमेंट एंड जो आपके पास प्रेडिक्शन है वो ये वाली दे रखी है, तो ये वाला आर्टिकल है, इसको आप वहां पे जाके सर्च कर सकते हैं बेटा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो ये दूसरा है ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर जो है एनर्जी ट्रांसफर कितना मोमेंटम अपने मोमेंटम फ्रैक्शन कितना ट्रांसफर किया है, दैट इज 1/4 1/4 और 25% यू कैन से। तो 25% एक्स पे ऊपर आपने एनर्जी ट्रांसफर के ऊपर कॉरेस्पॉन्डिंग आपने मोमेंटम ट्रांसफर की रेशियो देख रहे हो, तो ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट सा वेक्टर रहता है। तो मोमेंटम ट्रांसफर कितना है, मोमेंटम ट्रांसफर है कंस्टिट्यूएंट को 25% के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है, तो 3.3 के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो तीन तरह के आगे आप यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर फंक्शन हैज नो क्यू स्केयर डिपेंडेंस, तो कोई जो मोमेंटम ट्रांसफर के ऊपर डिपेंडेंस है वो नहीं दिख रही है। तो स्कैटरिंग फ्रॉम दीज आर स्कैटरिंग फ्रॉम द पॉइंट लाइक कंस्टिट्यूएंट, तो यहाँ पे पॉइंट लाइक कंस्टिट्यूएंट होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो these are the one of the few experimental evidence which support that there is internal structure of proton। तो कितना मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं। तो एक न्यूक्लियर को कितना मोमेंट, एक जो आपके पास पॉइंट लाइक पार्टिकल है प्रोटॉन के इनसाइड उसको कितना मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, तो 33% और ऑलमोस्ट लाइक दैट। तो टोटल आपके पास 3 कॉन्स्टिट्यूएंट होने चाहिए, तो एक मोमेंट एक पार्टिकल के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना है 1/3 मोमेंटम ट्रांसफर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसी चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। सो क्वार्क पार्टन मॉडल, तो क्वार्क पार्टन मॉडल बुजार्कर ने भी सेम टाइम के ऊपर काम किया, फेनमैन ने भी सेम टाइम के ऊपर काम किया। एक ने बोल दिया कि आपके पास पार्टन होते हैं, दूसरे ने बोल दिया क्वार्क्स होने चाहिए, तो क्वार्क पार्टन मॉडल का नाम इसको दे दिया जाता है। सो द न्यूक्लियन इज मेड अप ऑफ पॉइंट लाइक क्वार्क्स और से विद स्पिन हाफ, तो पॉइंट जो क्वार्क्स है वो स्पिन हाफ पार्टिकल्स है, यू कैन से दैट दीस आर फर्मियंस। So scattering of the nucleon is incoherent sum of elastic scattering of the quarks। तो यहाँ पे आपके पास प्रोटॉन है, तो यहाँ पे इंसिडेंट पार्टिकल किसी भी क्वार्क के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। देयर इज नो कंपल्शन, कोई एक ही के साथ इंटरेक्ट करेगा, देयर इज नो चॉइस। तो इन इलास्टिक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग कैन बी थॉट ऑफ एज इलास्टिक इलेक्ट्रॉन क्वार्क स्कैटरिंग। तो जहाँ पे हम इक्वी स्कैटरिंग बोलते थे, तो हम यहाँ पे इक्यू स्कैटरिंग की कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएंगे जब आपकी एनर्जी एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएगी। The probability for each quark to carry momentum fraction does not depend on the process or nucleon energy, but is intrinsic property for high energy nucleon। तो यहाँ पे आपके पास जो इसकी स्कैटरिंग की प्रोबेबिलिटी है कि न्यूक्लियन कौन से क्वार्क के साथ इंटरेक्ट करेगा या कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा, या फिर मोमेंट वो न्यूक्लियन कितना मोमेंटम कैरी करेगा, हर एक क्वार्क जो है वो सारे की सारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी आ जाती है न्यूक्लियन के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो दिस क्वार्क पार्टन मॉडल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय रिचर्ड फेनमैन। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्टन मॉडल क्वार्क पार्टन मॉडल है, कितना मोमेंटम ट्रांसफर होना चाहिए, एक्स पैरामीटर कितना होना चाहिए, दैट वाज प्रपोज्ड बाय रिचर्ड फेनमैन। तो दिस मॉडल एक्सप्लेन्स ऑफ नो क्यू क्यू स्केयर डिपेंडेंस इन स्ट्रक्चर फंक्शन। तो इसको हम पिजॉर्कन स्केलिंग हम यहाँ पे बोल के चलते हैं। सो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। सो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड क्वार्क स्कैटरिंग है। पहले हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन स्कैटरिंग की बात करते थे, अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड क्वार्क मॉडल पे ऊपर आ जाते हैं। तो उस केस में आपके पास जो स्कैटरिंग फंक्शन रहेगा, जो आपके पास स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन रहेगा वो इस रेंज में रहेगा, एंड सारे के सारे फैक्टर आप यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। ये ई स्क्वायर जो फैक्टर आता है इसको आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना रहेगा क्वार्क के ऊपर, तो वहां से आप निकाल भी सकते हैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से, इसको कंफर्म भी कर सकते हैं।
Assuming that the momentum fraction of proton carried by each quark is x, the probability for a quark to carry momentum fraction x is f of x, because आपके पास यहाँ पे probability find out कर पाओगे कि इंसिडेंट पार्टिकल का कितना मोमेंटम फ्रैक्शन ये कैरी करेगा एक क्वार्क, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सब का सम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा हर एक क्वार्क के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो कितना मोमेंटम कैरी करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, सबके साथ मल्टीप्लाई करके उसका चार्ज आप यहाँ पे लिखेंगे। तो ये वाला फैक्टर आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। So compared with inelastic electron proton scattering, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग को जब हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास जो स्ट्रक्चर फंक्शंस आते हैं, तो दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो F1 एंड F2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आप इनको कंपेयर करके यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स लिख सकते हो। तो W1 W2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जब आप इनको लिखने की बात करोगे तो दोनों ही आप लिख सकते हैं साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे आपके पास जो स्ट्रक्चर फंक्शंस है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएंगे एंड यहाँ से आप उसकी डिनोट कर सकते हो चार्ज का फंक्शन कैसा रहेगा। तो स्ट्रक्चर फंक्शन 2x into f1 एंड f2 ओनली डिपेंड ऑन x, तो यहाँ पे x के ऊपर डिपेंड करते हैं बट नो q स्केयर डिपेंडेंस, जिसका मतलब है बजॉर्कन स्केलिंग यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। So according to Koch-Parton model, this agrees with the result of the SLAC MIT experiment। तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ मैच करता है। तो इसको आप डिटेल में देख सकते हैं चैंगली की बुक में। मेरा जितना काम है मैं वो उतना काम आपको बता रहा हूँ बेटा। So proton consist of many point like constituents। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो प्रोटॉन है वो 3 क्वार्क्स के बना होता है मोस्टली। तो पहले इतना नहीं पता था कि कितने क्वार्क्स का बना हुआ है, लेकिन लेटर ऑन स्टडी में पता चला कि 3 का बना हुआ है। So proton consist of many quark like constituents, these are quarks। तो quarks have spin half and Kelvin-Gross relation जो है वो यहाँ पे होल्ड करेगा। नो कंट्रीब्यूशन फॉर लॉन्गिट्यूडनल पोलराइज्ड वर्चुअल फोटोन, इसको हम डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 तरह के फोटोन होते हैं बेटा, एक ट्रांसवर्स होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। और जो लॉन्गिट्यूडनल पोलराइज्ड वर्चुअल फोटोन रहेंगे वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, मोस्टली ट्रांसवर्स ही करते हैं। तो 2x into f1 इट विल कैन बी रिटन एज f2 जो अभी हमने लिखा है, एंड 2x into f1 जो यहाँ पे फोटोन है, फोटोन के कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांसवर्स कंपोनेंट ही इसको डिनोट करता है, एंड f2 के कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांसफर एंड एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ज्यादा डिटेल भी नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ यहाँ पे। सो पॉइंट लाइक क्वार्क कैन ओनली बी प्रोव्ड बाय अ ट्रांसवर्स पोलराइज्ड फोटोन। तो इसको याद रखना कि हमेशा ही क्वार्क को प्रोव करने के लिए ट्रांसवर्स यूज करना पड़ेगा फोटोन। तो कुछ डीप अंडरस्टैंडिंग है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सो उसका कुछ ना कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्वार्क डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड न्यूक्लियस, तो क्वार्क डिस्ट्रीब्यूशन कितनी रहेगी, जो मोमेंटम ट्रांसफर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रक्चर फंक्शन F2 है, अगर उसको मोमेंटम ट्रांसफर के कॉरेस्पॉन्डिंग प्लॉट करोगे तो कितना आना चाहिए, हर एक क्वार्क जो है 1/3 ऑफ द मोमेंटम कैरी करेगा। जब भी यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आ रही है तो मोमेंटम फ्रैक्शन कितना कैरी करना चाहेगा, वो 1/3 यहाँ पे करना चाहिए। तो अगर 3 फ्री क्वार्क है आप उसको इन 3 लाइनों के साथ इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर आपके पास बाउंड क्वार्क है, क्वार्क्स को बाउंड करने के लिए क्या चाहिए बेटा, क्वार्क्स को बाउंड करने के लिए स्प्रिंग लाइक ग्लूऑन्स की जरूरत पड़ेगी। तो आपके पास यहाँ पे ग्लूऑन्स रहेंगे। ग्लूऑन क्या रहेगा, एक ग्लूऑन आपके पता है कि बेटा ग्लूऑन्स एग्जिस्ट करते हैं। क्वार्क्स को बाइंड करने के लिए कौन से ग्लूऑन्स की जरूरत पड़ेगी, 8 तरह के ग्लूऑन्स रहेंगे। रेड एंड एंटी कलर एंड एंटी कलर कॉम्बिनेशन में रहेंगे, जैसे आरबी बार हो गया, जस्ट लाइक दैट। तो ऐसे ग्लूऑन्स आपके पास देखने के लिए मिलेंगे। तो स्ट्रक्चर फंक्शन वर्सेज यहाँ पे मोमेंटम फ्रैक्शन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास जो आपकी कर्व बन रही है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पीक आएगी 1/3 के ऊपर आएगी। ठीक है, बाउंड क्वार्क के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 बाउंड क्वार्क्स प्लस स्टॉप। अगर आपके पास क्वार्क्स के अलावा भी अगर न्यूक्लियस के अंदर कुछ मिजॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, पायोन्स एग्जिस्ट करते हैं, क्यू बार पेयर अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उस केस में भी आपके पास ऐसे रिजल्ट आएंगे। तो ऐसी चीजें आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो सी क्वार्क भी हो सकता है आपको देखने के लिए मिले, उसका भी जो बैकग्राउंड है वो भी यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसी स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगी। काफी सारा लिटरेचर है बेटा, हम सिर्फ उतना ही डिस्कस करेंगे जितना हमारे लिए रेलिवेंट है, बाकी लिटरेचर फिर कभी। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। अगर फ्री क्वार्क है तो स्ट्रक्चर फंक्शन कैसे आएंगे, अगर बाउंड क्वार्क है तो स्ट्रक्चर फंक्शन कैसे आएंगे, अगर बाउंड क्वार्क प्लस अदर स्टफ आ जाता है जैसे क्यू बार पेयर आ जाता है फ्रॉम वैक्यूम, बिकॉज वैक्यूम भी पार्टिकल बना सकता है, पार्टिकल का पेयर बना सकता है, क्यू बार पेयर अराइज हो सकता है। तो वो वाला पार्ट भी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो अगर आपके पास न्यूक्लियर में अदर स्टफ भी आता है, कोई इंडिकेशन आती है तो हम वहां पे प्रूव कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर फंक्शन कैसा लिखा जाता है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर फंक्शन के अंदर 3 क्वार्क है, तो सबके लिए आपको चार्ज लिखना पड़ेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ेगी, इसका मोमेंटम फ्रैक्शन आपको यहाँ पे
लिख कर चलना पड़ेगा। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन स्ट्रक्चर फंक्शन क्या आएगा? प्रोटॉन के अंदर आपके पास पता होता है बेटा, प्रोटॉन के अंदर 3 तरह के क्वार्क होते हैं, अप एंड डाउन क्वार्क। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको सारे कॉम्बिनेशन आपको लगा के चलने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपके सारी की सारी प्रोबेबिलिटी आपको उसकी लिखनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारे के सारे स्ट्रक्चर फंक्शन उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने लिखे हुए हैं। अगर कोई पूछता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है यू ऑफ पी, क्या लिखा हुआ है? प्रोबेबिलिटी टू फाइंड अप क्वार्क इन ए प्रोटॉन विद मोमेंटम फ्रैक्शन एक्स। तो ये प्रोबेबिलिटी है अप क्वार्क को फाइंड आउट करने की, यू बार को फाइंड आउट करने की, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डाउन क्वार्क एंड डाउन क्वार्क का एंटी पार्टी का। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी टू फाइंड यू अप क्वार्क इन ए न्यूट्रॉन विद मोमेंटम फ्रैक्शन एक्स। तो ये सिंपल सिंपल टर्मिनोलॉजी है। स्ट्रक्चर फंक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका भी फंक्शन लिखा हुआ है। तो ऐसी ऐसी चीजें आप यहाँ पे स्टडी कर पाएंगे, ज्यादा डिटेल नहीं है बेटा। न्यूट्रिनो न्यूक्लियन स्कैटरिंग है, न्यूट्रिनो के कॉरेस्पॉन्डिंग भी आपके पास स्ट्रक्चर फंक्शन आ सकते हैं बेटा, उसको भी आप स्टडी कर पाएंगे। सिमिलर से आपके पास स्ट्रक्चर फंक्शन W1 W2, वहां पे प्रोटॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग थे, यहाँ पे न्यूट्रिनो के कॉरेस्पॉन्डिंग आएंगे। यहाँ पे 3 तरह के स्ट्रक्चर फंक्शन आप यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं। वी कैन आल्सो डिफाइन डायमेंशनलेस स्ट्रक्चर फंक्शंस। यहाँ पे स्ट्रक्चर फंक्शन डायमेंशनलेस आप वेरी डिफाइन कर सकते हैं। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक आपके पास मास के कॉरेस्पॉन्डिंग रहेगा एनर्जी ट्रांसफर, एक आपका मोमेंटम ट्रांसफर, इनवेरिएंट मास के कॉरेस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। तो बिजॉर्कन स्केलिंग भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। बिजॉर्कन स्केलिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग मास स्केल आपका खत्म हो जाएगा, ओनली मोमेंटम ट्रांसफर के ऊपर यहाँ पे डिपेंड किया जाएगा। मॉडर्न हाई प्रिसीजन डाटा जो है ऑन डीप इन इलास्टिक स्कैटरिंग एंड अदर हाई प्रिसीजन प्रोसेसेस कंफर्म द स्केलिंग बिहेवियर प्रेडिक्टेड बाय क्यूसीडी थ्योरी ओवर ए वेरी वाइड काइनेमेटिक रेंज ऑफ द वेरिएबल। तो काफी वाइड रेंज के ऊपर, एनर्जी रेंज के ऊपर, मोमेंटम ट्रांसफर के ऊपर आप इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। दिस फैक्ट फॉर्म्स द फाउंडेशन फॉर द बिलीफ दैट QCD is the fundamental theory of strong interaction for elementary particle physics। तो इससे काफी चीजें कंफर्म हो जाती हैं कि QCD यहाँ पे हमारे लिए वैलिड हो जाती है। तो ये काफी सारे एक्सपेरिमेंटल डाटा दे रखा है, कंबाइंड डाटा H1 एंड GEOS एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट एट EP collider, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन collider at HERA एंड सेम डीप इलास्टिक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो अगर अब आपके पास काफी सारे यहाँ पे हीरा 1 EP कोलाइडर, पॉजिट्रॉन एंड प्रोटॉन कोलाइडर हो गया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिक्स टारगेट एक्सपेरिमेंट। तो सबके पास आपके क्रॉस सेक्शन वर्सेस मोमेंटम ट्रांसफर प्लॉट करेंगे तो आपके पास सेम मास स्केल, आपके मास स्केलिंग यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, मतलब बिजॉर्कन स्केलिंग एग्जिस्ट करेगी। तो आपके कॉरेस्पॉन्डिंग ये चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो बाकी वाला पार्ट बेटा हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। गेज थ्योरी क्या होती है? ये प्योर मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल कंसेप्ट है, वहां से हम कुछ ना कुछ फिजिक्स निकालने की कोशिश करेंगे। जो आपके पास गेज थ्योरीज रहेंगी, ये अपने इलेक्ट्रोडायनामिक्स में काफी पार्ट कंसीडर किया हुआ है, लेकिन ये कल स्टार्ट करेंगे बेटा। सो थैंक यू वेरी मच। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है या क्वेश्चन आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं।